Mn प्लस जो आयंस के रूप में सॉल्यूशंस के अंदर होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और मेटल के रूप में इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इस पूरे गैल्वेनिक सेल का। यदि हमें सेल विभव ज्ञात करना है तो उसको हम इस नैनस्ट समीकरण से कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझते हैं। लॉग के लिए एक फॉर्मूला है ना। कौन सा फॉर्मूला है? तो ये हमारा 1/Cu2 प्लस को तो हम मान लेते हैं log a, है ना। ये log a हो गया, है ना। और ये 1/Zn2 प्लस को मान लेते हैं हम b, तो ये हमारा हो गया log b। तो हमारा फॉर्मूला क्या है log का? तो log a माइनस log b इज इक्वल होता है वो किसके बराबर होता है? तो log a/b के क्या होता है? इक्वल होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चैप्टर हमारा चल रहा था विद्युत रसायन, और विद्युत रसायन के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल, जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं, के लिए नैनस्ट समीकरण। मतलब जो ये नैनस्ट समीकरण जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है, उस नैनस्ट समीकरण को हम गैल्वेनिक सेल के लिए हम किस प्रकार इसको यूज़ करते हैं और उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसको इस वीडियो के अंदर डिटेल से हमें पढ़ना है। ये जो आपके सामने ये बहुत सारी जो डेरिवेशन लिखी है, आप उसको देख करके घबराए नहीं। इसकी एक एक बात को मैं अच्छे से आपको क्लियर करने वाला हूँ, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। गैल्वेनिक सेल के लिए नैनस्ट समीकरण के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नैनस्ट समीकरण से। नैनस्ट समीकरण के लिए नैनस्ट ने सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं सेल के अंदर, उन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया हमारी होती है Mn प्लस जो आयंस के रूप में सॉल्यूशंस के अंदर होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और मेटल के रूप में इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हमारी रिएक्शन होगी Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन चेंज मेटल, है ना, धातु M जो सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो इसके लिए नैनस्ट ने जो समीकरण दी थी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, Mn प्लस चेंज M, है ना। मतलब Mn प्लस आयन M में चेंज हो रहा है, मतलब उनका अप चेन हो रहा है। मतलब यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं? हम अप चेन इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं ना। इज इक्वल E0 Mn प्लस चेंज M, है ना। मतलब उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT/NF, जिसमें R हमारा है गैस कांस्टेंट, T हमारा टेम्परेचर, N हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F हमारा फेराडे कांस्टेंट, और log बेस E 1/Mn प्लस, जिसमें ये Mn प्लस है वो आयंस की क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये हमारी है नैनस्ट इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ ली है। अब इस इक्वेशन को हमें किसके अंदर यूज़ करना है? गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के अंदर हमें यूज़ करना है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए हम नैनस्ट समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं इसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है, हमको पता है पहले से कि कॉपर्स के जो आयन होते हैं उसके अंदर, यहाँ इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और Cu के अंदर चेंज होते हैं, है ना। उसी प्रकार जो हमारी एनोड की हम जो रिएक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पर भी एनोड की मेटल के आयन की अप चेन वाली रिएक्शन ही नोट करनी है ना, नैनस्ट के अनुसार। तो यहाँ पर Zn2 प्लस के आयन जब दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तो वो Zn मेटल के अंदर चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये तो होगी दोनों इलेक्ट्रॉनों की रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के आधार पर, जैसे ये रिएक्शन थी, उस रिएक्शन के आधार पर हमने ये समीकरण लिखी, उसी आधार पर यहाँ पर भी ये जो दोनों रिएक्शन है, उन दोनों रिएक्शन के आधार पर हम नैनस्ट समीकरण को नोट करते हैं। तो हमारी ये कैथोड के लिए समीकरण हो जाएगी ECU2 प्लस चेंज Cu2 प्लस चेंज Cu, है ना। कॉपर के मेटल के आयन का जो क्या हो रहा है? अप चेन हो रहा है।
तो ये हमारा हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव। जो ये कॉपर इलेक्ट्रोड था, उस कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव वो बराबर होता है ई नॉट Cu2 प्लस चेंज Cu, मतलब कॉपर का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है ना, माइनस RT/2F। यहाँ पे 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू ये है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और log बेस e 1/Cu2 प्लस, वहाँ पे यहाँ पर जो 1/Mn प्लस था है ना, मेटल धातु के जो आयंस जो थे, तो उसकी जगह यहाँ पे कौन से आयन है, कॉपर के आयन है, तो ये हो गया Cu2 प्लस 1/Cu2 प्लस। ओके, तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन किसकी, कैथोड के लिए नैनस्ट समीकरण। उसी प्रकार एनोड के लिए हम जो समीकरण नोट करेंगे, जिसमें Zn2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो Zn में चेंज होगा। तो इस Zn वाले इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हम लिखेंगे E Zn2 प्लस चेंज Zn इज इक्वल ई नॉट Zn2 प्लस Zn। ई नॉट Zn2 प्लस Zn कौन है, तो हमारे इस एनोड इलेक्ट्रोड या जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, माइनस RT/2F। यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉनों को Zn क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 log बेस E 1/Zn2 प्लस। जैसे यहाँ पर जो मेटल्स के आयन है वो हमारे हो गए, उसके आयन्स की सांद्रता Zn2 प्लस। ओके, तो ये तो हो गई नैनस्ट इक्वेशन, नैनस्ट समीकरण के अनुसार इस गैल्वेनिक सेल के लिए जो दोनों इलेक्ट्रोडों की क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की नैनस्ट समीकरण। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इस पूरे गैल्वेनिक सेल का, यदि हमें सेल विभव ज्ञात करना है तो उसको हम इस नैनस्ट समीकरण से कैसे ज्ञात करते हैं, इसको समझते हैं। तो पूरे सेल का सेल विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें पहले से पता है। क्या फॉर्मूला है हमारा, तो ई सेल मतलब पूरे सेल का सेल विभव को हम कैसे निकालते हैं, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें पूरे सेल का सेल विभव प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ई सेल इज इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये जो ई कैथोड है ना, ये कैथोड वाला जो नैनस्ट समीकरण वो, और ई एनोड ये हमारा एनोड की नैनस्ट समीकरण, एनोड इलेक्ट्रोड के लिए है ना। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के जो इलेक्ट्रोड विभव के लिए जो नैनस्ट समीकरण है, इसको हम इस फॉर्मूले के अंदर हम रखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये ई सेल इज इक्वल ई कैथोड है ना, कैथोड के लिए कौन सी समीकरण है, ये वाली समीकरण है ना। तो ये ई Cu2 प्लस चेंज Cu माइनस RT/TF log बेस E 1/Cu2 प्लस। तो ये तो इक्वेशन हो गई हमारी किसकी, कैथोड के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव की नैनस्ट समीकरण। और फिर एनोड इलेक्ट्रोड के लिए नैनस्ट समीकरण कौन सी है, तो ये हमारी ई Zn2 प्लस चेंज Zn माइनस RT/2F log बेस E 1/Zn2 प्लस। तो इसको हमने बॉक्स में हम लिखते हैं, क्यों, क्योंकि आगे क्या है, माइनस है। ओके, तो ये दोनों नैनस्ट समीकरण हमने इस फॉर्मूले के अंदर रख दी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस का सिंबल हम हटाते हैं, तो ये माइनस और ये अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ई सेल ये वाली समीकरण तो जैसे वैसी लिखनी है, ये माइनस का माइनस, ये माइनस खुल जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये RT/2F log बेस E 1/Zn2 प्लस। अब उसके बाद आगे क्या करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो कैथोड का है, और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जो एनोड का है, दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, है ना। तो इसको आगे लिख देते हैं और इसको पीछे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल ई नॉट, ये तो हो गया कैथोड वाला इलेक्ट्रोड विभव, और उसके साथ में हम लिख देते हैं ये एनोड वाला इलेक्ट्रोड विभव ई Zn, मतलब इसको आगे लिख दिया और कुछ नहीं किया है ना। ये माइनस ई नॉट Zn2 प्लस
चेंज Zn, और ये जो था उसको इसके बाद में लिख दिया, तो ये माइनस RT/2F log base E 1/CO2 प्लस, और ये जहाँ है वैसा ही लिख दिया हमने, प्लस RT/2F log base E 1/Zn2 प्लस। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि हमें पता है कि जब ये कोई सेल है, सेल का इलेक्ट्रॉन विभव निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है, कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है ना, यहाँ पर भी ये कैथोड का है और ये एनोड का है। क्या है दोनों, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर ये इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव का फॉर्मूला हमें पता है पहले से, क्या होता है कि कैथोड में से एनोड के मानक इलेक्ट्रॉन विभव को माइनस करते हैं तो हमें मानक सेल विभव प्राप्त होता है। तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे ये E0 सेल। ओके, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या किया, तो इन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं कि ये RT/2F को दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, तो RT/2F को हम बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा बचता क्या है, तो इसमें हमारा बच रहा है कि log base E 1/Cu2 प्लस, और ये यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें क्या बचेगा, तो ये log E 1/Zn2 प्लस। ओके, तो इस प्रकार से ये समीकरण हमें प्राप्त होती है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा log के लिए एक फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला है, तो ये हमारा 1/Cu2 प्लस को तो हम मान लेते हैं log A, है ना, ये log A हो गया, है ना, और ये 1/Zn2 प्लस को मान लेते हैं हम B, तो ये हमारा हो गया log B। तो हमारा फॉर्मूला क्या है log का, तो log A माइनस log B इज इक्वल होता है कि वो किसके बराबर होता है, तो log A/B के क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसका मतलब इस समीकरण को हम किस प्रकार से नोट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया E सेल, है ना, ये हो गया E सेल, ये हमारा हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल, है ना। ओके, ये माइनस ये RT/2F, ये RT/2F। अब इसमें इस वाले फॉर्मूले को हम ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं log का, तो ये हमारा हो जाएगा log बेस E, और ये A वाला हो जाएगा ऊपर, है ना, A वाला कौन है 1/Cu2 प्लस, ये हम लिख देते हैं इसको ऊपर, और B को लिख देते हैं हम नीचे, है ना, ये 1/Zn2 प्लस जो B की वैल्यू है उसको लिख दिया नीचे, है ना। फिर आगे जब इसको सॉल्व करते हैं, ये 1/Cu2 प्लस है और ये 1/Zn2 प्लस है, जब इसको है ना बटे का बटे में है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसमें Zn2 प्लस ऊपर आ जाएगा और Cu2 प्लस नीचे चला जाएगा। तो हमारी जो लास्ट फाइनल जो ये गैल्वेनिक सेल के लिए जो नैनस्ट समीकरण है ना, गैल्वेनिक सेल के लिए जो नैनस्ट समीकरण है वो फाइनल इक्वेशन हमें प्राप्त होती है कि ई सेल मतलब उस गैल्वेनिक सेल का जो सेल विभव होता है वो किसके बराबर होता है, तो E0 सेल मतलब उस गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव माइनस RT/2F log बेस E Zn2 प्लस Cu2 प्लस। ये हमारी हो गई गैल्वेनिक सेल के लिए नैनस्ट समीकरण। जब इस समीकरण के अंदर और आगे क्या करते हैं, जब ये R हमारा गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर उसकी वैल्यू हम रखते हैं, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू हम रखते हैं, और log बेस E को हम चेंज करते हैं log बेस 10 के अंदर। तो जब इन सभी की वैल्यू हम रखते हैं तो हमें एक और इक्वेशन प्राप्त होती है ना, जिसका हम यूज़ 99% इस समीकरण का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को बार बार लिखना नहीं पड़े, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन हम लिखते हैं ई सेल इज इक्वल E0 सेल माइनस, है ना, माइनस 0.0591, है ना, RTF और log बेस E को log 10 में चेंज कर दिया, तो इन सभी की वैल्यू को रखा तो हमें प्राप्त हुआ 0.0591 log अब बेस 10 हो जाएगा, और ये तो जैसा है वैसा ही Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई गैल्वेनिक सेल के लिए नैनस्ट समीकरण, जो हमने इसको डिटेल से समझा। अब इसी समीकरण के आधार पर आपकी बुक के अंदर एक उदाहरण दिया हुआ है जो सॉल्व भी किया हुआ है ना, सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.1। इसको आपको देखना है, समझना है और आपको खुद को सॉल्व करना है। और यदि कोई समस्या होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें, उससे रिलेटेड एक और अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, तो
अब इस टॉपिक के बाद हमें जो आगे पढ़ना है कि ये जो गैल्वेनिक सेल के लिए तो नैनोस्ट समीकरण हो गई है ना, अब ये जो नैनोस्ट समीकरण है उस नैनोस्ट समीकरण से हम अभिक्रिया स्थिरांक मतलब किसी अभिक्रिया के अंदर जो अभिक्रिया स्थिरांक होता है Kc, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।